पहले जफर सरेशवाला कांग्रेस पार्टी से, आलोक शर्मा भी मेरे साथ हैं, बीजेपी फौद अलीम साहब मेरे साथ लेफ्ट का पक्ष रखेंगे, शुभराष्ट्रा मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक बहुत बड़ा पैनल है। लेकिन पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। जफर सरेशवाला जी, ये जो आरोप है कि तीस्ता के पीछे कांग्रेस, कुछ ऐसी ताकतें थी, कुछ ऐसी शक्तियां थी जो फंडिंग कर रही थी, जो सपोर्ट दे रही थी, जो चाह रही थी एंटी मोदी, एंटी इंडिया, एंटी गुजरात ये चीजें हो, आपसे बेहतर कौन बता सकता मेरे ख्याल से? जफर सरेशवाला। देखिए, असल तो नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ लड़ाई हमने लड़ी थी। हम उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए थे। उनका जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ था मोदी साहब का, उस ज़माने में वो मेरी पिटीशन थी, हैंड डिलीवर्ड, जो मैंने कोलिन पॉवेल साहब को दी थी। लेकिन ये सब करने के बाद एक होता है कि ठीक है भाई, और ये गुजरात के मुसलमानों की तरफ से, ये बात कहना बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं कह रहा हूँ, गुजरात के मुसलमानों की तरफ से, इसलिए कि उस ज़माने में मैं इंग्लैंड था और मोदी साहब वाइब्रेंट गुजरात की समिट के लिए आ रहे थे। 2003 की बात है, अगस्त। तो गुजरात के मुसलमानों की तरफ से ये बात आई कि भाई देखो, अब तो मुसलमानों का कोई राब्ता होना चाहिए चीफ मिनिस्टर के साथ, गवर्नमेंट के साथ। तो जफर भाई, आप ही कोई रास्ता निकालिए। और मैं संक्षेप में यहां कह रहा हूं कि इसमें जो मदद की और जो ये मीटिंग हुई हमारी मोदी साहब के साथ, वो महेश भट्ट साहब का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और हालांकि वो भी लड़ाई लड़ रहे थे मोदी साहब के खिलाफ, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमारा मकसद, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं कोई इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, और अल्टीमेटली इस मामले में हमको चीफ मिनिस्टर के साथ ही बैठना पड़ेगा। तो तब बैठो, उसके बजाय आज बैठ जाओ। तो फिर महेश भट्ट साहब जो मोदी के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मिलना चाहिए। मैं यहां कहना चाहता हूं कि जब हमने ये तय किया कि हम मिलेंगे, वहीं से हमारे खिलाफ एक जिसको कहते हैं ना, एक जबरदस्त हमारे खिलाफ शुरू हो गया कि मैं बिका हुआ हूं, मैं मीर जाफर हूं, मुझे खरीद लिया गया। यहां तक के महेश भट्ट को भी ये इल्जाम लगाए कि वो भी बिक गए। तो ये अजीब था यार, विक्टिम हम, मेरा घर जलाया गया, अमन, मेरी फैक्ट्री जली, मेरी ऑफिस जली, और ऐसे बहुत सारे मुसलमान, 1600 मुसलमानों की जानें गई, 2 लाख मुसलमान रिफ्यूजी कैंप में थे। तो मुसीबत हमारी, और तय ये करें कि हम किससे बात करें नहीं करें। हमको तभी डाउट हो गया कि ये मुसलमानों की कोई, इनको कुछ भी कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई एजेंडा है। तो मैं ये बात तो तब से कह रहा हूं और अब भी वही कह रहा हूं कि ये मुसलमानों की कब्रों पर ताजमहल बनाना इनका मकसद था, और मुसलमानों की मुसीबत पर अपनी दुकान चलानी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन जफर सरेशवाला, अब तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नानावटी आयोग, फिर एसआईटी, फिर सुप्रीम कोर्ट, जफर भाई, मतलब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अब हम ये कह सकते हैं गुजरात दंगा कोई साजिश नहीं थी। अब गुजरात दंगों की बात होगी तो फिर साबरमती ट्रेन, गोधरा साबरमती ट्रेन, 59 कार सेवक, 16 दिन का बच्चा, उन जिनको जिंदा जला, उनकी भी बात होगी फिर। और गुजरात दंगा साजिश थी ही नहीं। देखिए, मैं यहां 2 बात कहना चाहता हूं जो मुझे डाउट हुआ उस वक्त इन पर, कि ये एजेंडा ड्रिवन क्यों है। क्योंकि देखिए, ये जो दंगा हुआ यानी गुजरात में, जिसमें 1600 मुसलमान मारे गए और 1000 से ज्यादा ऑफिसेज, कारोबार अहमदाबाद शहर में जलाए गए, उसके रुए रवां कौन थे? पेश गोवर्धन जडाफिया, हरेन पंड्या, प्रवीण तोगड़िया, जयदीप पटेल, बाबू बजरंगी, ये असल थे। तो इन्होंने क्या किया कि वो जो असल थे उन पर तो न कोई की बात की, और नरेंद्र मोदी, जिसका कोई लेना देना नहीं था इससे, वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर थे, उन पर सारी बंदूक लगाई। तो ये करके इन्होंने क्या किया कि जो असल थे उनको छोड़ दिया। एक और बात मुझे यहां कहनी है अमन, कि ये जो एसआईटी बनी थी, टोटल 8 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी, 8 केस, उसमें ये नरेंद्र मोदी साहब का 8वां था। ये एसआईटी अपॉइंट की थी सुप्रीम कोर्ट ने, ये मॉनिटर्ड थी, यानी डे टू डे मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करती थी। उसमें अमाइकस क्यूरी भी थे, सुब्रमण्यम साहब, जो मोदी साहब के बिल्कुल खिलाफ थे। अब आप बताइए कि, और हुकूमत किसकी थी तब? कांग्रेस पार्टी की। तो 7 केसेस में ये वही एसआईटी ने लोगों को सजा दिलाई, जिसमें 140 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई और 400 लोगों को कुछ ना कुछ सजाएं हुई।
तो वो जो 7 केस में जिसमें सजा हुई, वही एसआईटी, वही सब कुछ, तो वो ठीक था। लेकिन उसी एसआईटी ने नरेंद्र मोदी साहब के बारे में यूं कहा कि भाई इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनको क्लीन चिट दे दी। तो नरेंद्र मोदी साहब को जिस एसआईटी ने क्लीन चिट दी वो नहीं माननी, तो यार ये कैसा है, ये दोहरापन कैसा? वो तो फिर अगर ये गलत है तो वो 7 जिनको सजा मिली वो भी गलत होनी चाहिए थी। तो तभी लगा। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि जब 2011 में क्लीन चिट मिल गई मोदी साहब को, तो उस वक्त वहां के जो प्रोमिनेंट मुसलमान थे उन्होंने इनके हाथ पैर जोड़कर कहा कि भाई देखो अब हमको जीने दो, हमको जिंदगी गुजारनी है, हमें तालीम हासिल करनी है, हमें अपने कारोबार करने हैं, हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजार रहे हैं। खुदा के वास्ते आपको अगर लड़ाई लड़नी है आप लड़िए, हमारे कंधे पर बंदूक मत चलाइए। यह बात 2011 में गुजरात के मुसलमानों ने इनको कहा था। नहीं तो फिर मेरा एक आखिरी सवाल, फिर मैं तारिक फतेह साहब आपके पास आऊंगा। आलोक शर्मा भी कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आलोक भाई आऊंगा। लेकिन जफर सरेश वाला, कहीं मैं तो बार बार वो सवाल पूछ रहा हूं, 2011 में क्लीन चिट, नानावटी आयोग ने क्लीन चिट, एसआईटी ने क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट में क्लीन चिट, ये 20 साल तक ये क्या अपीजमेंट के लिए, तुष्टीकरण के लिए हो रहा था, या मोदी को टारगेट करने के लिए हो रहा था, या एंटी इंडिया कुछ था? क्योंकि कहीं से फंडिंग तो हो रही थी। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने 1.5 करोड़ की 1.4 करोड़ के आसपास की फंडिंग करी, जिसका पैसे का इस्तेमाल इन सारी चीजों में हुआ। हाँ बिल्कुल, देखिए हमको तो डाउट तभी हुआ ना भाई, वो आती थी फर्स्ट क्लास में उस जमाने की, ये मैं बात कर रहा हूं 2002 और 3 की, जब इंग्लैंड आती थी, अमेरिका जाती थी, कनाडा जाती थी। भाई हमको तो यानी मुश्किल से आना हुआ, बिजनेस इकोनॉमी में तो मुसीबत हो जाती थी। अच्छा, हमने जो लड़ाई लड़ी मोदी साहब के खिलाफ अपने पैसों से लड़ते थे, हमने कोई चंदा नहीं किया था। ये फर्स्ट क्लास में आती थी, 7 स्टार होटल में रहती थी, तो हमको तो तभी हुआ कि यार ये आता कहां से। और जिनके लिए किया उनका बेचारों का हाल देखो। मिसाल के तौर पर जिस पर इन्होंने बहुत अपनी इमारत बनाई थी, वो एक जाहिरा शेख करके एक यंग लड़की थी, बेस्ट बेकरी, अगर याद हो अमन आपको, बेस्ट बेकरी का एक किस्सा हुआ था बड़ौदा में। यस यस। वो बेचारी, उसका कोई पता नहीं कहां है वो। ये गुलबर्गा सोसाइटी जहां पर एहसान जाफरी साहब रहते थे, वहां पर 50 मुसलमानों के मकान थे, इन्होंने बेचने नहीं दिया उनको। यानी तुम अपने महलों में रहो और मुसलमान वो जमीन के अंदर में उतरा हुआ रहे, ये इनकी पूरी एक पॉलिसी थी। और पैसे कहां से आते थे, इसलिए कि ये तो बिल्कुल जांच का विषय है कि भाई आप फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हो, 7 स्टार में रह रहे हो और इस तरह से आ रहे हो। यानी इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा तो ये ऐसे जाते थे कि मैं बांद्रा से भेंडी बाजार नहीं जाता। तो ये तो बिल्कुल डाउट तभी था लोगों को, और तब लोगों को एक बात पता चल गई थी कि मुसलमानों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये एजेंडा इनका अपना है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। एक आखिरी सवाल, मतलब मोदी का नाम जबरदस्ती, जब उनका कुछ लेना देना नहीं था, नरेंद्र मोदी का उनका कुछ लेना देना नहीं था, जानबूझकर उनका नाम घसीटा गया अपीजमेंट के चक्कर में और गुजरात की बदनामी के चक्कर में, यही है ना लब्बलू बात? फिर मैं आ रहा हूं आलोक जी आपके पास आऊंगा, फिर तारिक फतेह जी आपके पास आऊंगा जल्दी से। हाँ, बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक बात कहूं कि किसी भी मुसलमान ने गुजरात में नरेंद्र मोदी को इसका जिम्मेदार कभी नहीं ठहराया था। बहुत तो जो लोग कहते भी थे वो ये कहते थे सिर्फ इतना कि भाई ये चीफ मिनिस्टर, बस इससे ज्यादा किसी मुसलमान ने नहीं कहा। भाई ऐसे मैं अगर किसी कंपनी का सीईओ हूं और मैं बंबई में बैठा हूं, और अगर कलकत्ते में, मॉरली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि जफर सरेश वाला ने करवाया। तो नरेंद्र मोदी की यहां 2 बातें इंपॉर्टेंट, इसलिए कि यह हादसा हुआ 27 फरवरी को, और नरेंद्र मोदी साहब पहली मर्तबा गुजरात असेंबली में दाखिल हुए 25 फरवरी को। और मैं अब आपको एक और बात कहना चाहता हूं, जो बात खत्म करनी है। मैंने खुद मोदी साहब को पूछा तो उन्होंने यूं कहा कि यार चलो ये समझो कि मैं मुसलमानों का दुश्मन हूं, जो कि हूं नहीं, तो क्या मैं बेवकूफ भी हूं कि मैं जिंदगी में पहली पोजीशन ले रहा हूं? तो क्या मैं बेवकूफ हूं कि इतना बड़ा कांड 2 दिन पहले ही करूं? तो ये बात तो कोई मुसलमान कभी भी नहीं कहता था कि मोदी साहब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बात कभी नहीं कही। ये हमारी तरफ से नहीं थी, ये इनका किया हुआ था और इनके अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने किया था।